इमेजिन कीजिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के बाद ना घर साफ रखने के लिए आपको हर वीकेंड घंटों तक सफाई नहीं करनी पड़ेगी, ना ही कोई महंगे स्टोरेज ऑर्गेनाइजर्स खरीदने पड़ेंगे और ना ही बार बार खुद को मोटिवेट करना पड़ेगा कि बस कल पक्का सफाई करूंगा। और सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हो सकता है आपका घर पहले से कई ज्यादा पीसफुल लगे और आपको समझ ही ना आए कि ये आखिर हुआ कैसे। क्योंकि सच ये है ना, प्रॉब्लम ये बिल्कुल नहीं है कि हम सफाई कम करते हैं। प्रॉब्लम दरअसल ये है कि हमारा सिस्टम ही कुछ ऐसा बन चुका है जहां क्लटर रोज थोड़ा थोड़ा पैदा होता रहता है। कहीं एक कप छूट गया, कहीं एक चार्जर, एक बिल या कोई शॉपिंग बैग, और धीरे धीरे पूरा घर भरने लगता है। और फिर एक दिन हम अचानक सोचते हैं कि यार पता ही नहीं चला घर इतना मैसी कब हो गया। अब जरा जापान चलिए, एक ऐसा देश जहां दुनिया के सबसे छोटे अपार्टमेंट्स में से कुछ अपार्टमेंट्स पाए जाते हैं। वहां स्टोरेज भी लिमिटेड है, लाइफ भी काफी बिजी है, लोग ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और उनके पास भी दिन के वही 24 घंटे ही होते हैं। फिर भी उनके घरों में एंटर करते ही ना एक अजीब सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है जैसे घर सांस ले रहा हो, जैसे हर चीज बिल्कुल अपनी जगह पर हो, जैसे वहां शोर नहीं बल्कि एक सुकून रहता हो। और सबसे हैरानी की बात यह है कि ये किसी एक्सपेंसिव रोबोट वैक्यूम का कमाल नहीं है, ना किसी लग्जरी फर्नीचर का और ना ही किसी सीक्रेट क्लीनिंग हैक का, बल्कि ये कुछ ऐसी छोटी छोटी हैबिट्स का रिजल्ट है जो इतनी नेचुरली उनकी लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं कि उन्हें घर बैठकर साफ रखना ही नहीं पड़ता, क्योंकि मेस को शुरू होने का मौका ही नहीं मिलता। सोचिए, सुबह ऑफिस के लिए निकलते वक्त आपको कीज ढूंढनी ना पड़े, किचन ऑलरेडी क्लीन हो, डाइनिंग टेबल पर सिर्फ वही हो जो वाकई जरूरी है, और शाम को घर लौटकर सफाई शुरू करने के बजाय आप सीधा अपनी चाय एंजॉय कर सकें। यही सपना जापानीज हैबिट्स धीरे धीरे रियलिटी बना देती हैं। और मुझे लगता है आज के सफर के बाद आप सिर्फ अपना घर अलग नजरिए से नहीं देखेंगे, बल्कि शायद अपनी पूरी डेली लाइफ को भी। क्योंकि आज हम सिर्फ क्लीनिंग टिप्स नहीं सीखेंगे, हम डीपली समझेंगे कि जापानीज होम्स इतने शांत, इतने ऑर्गेनाइज्ड और इतने सुकून भरे आखिर क्यों लगते हैं। हर हैबिट के पीछे ना एक फिलॉसफी है, एक माइंडसेट है और एक ऐसी सिंप्लिसिटी है जिसने जापान को सिर्फ क्लीन ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे माइंडफुल कल्चर्स में से एक बना दिया है। तो चलिए जापान की एक शांत सुबह से शुरू करते हैं। हैबिट नंबर 1, द वन टच रूल। अब जैसे कि नाम से ही पता चलता है, इस आदत का सीक्रेट है किसी भी चीज को सिर्फ एक बार छूना। सोचिए, टोक्यो की एक बिल्कुल क्वाइट मॉर्निंग है। एक एल्डरली जापानीज लेडी अपना ब्रेकफास्ट बना रही हैं। उन्होंने बोल यूज किया और उसको तुरंत धो दिया। इसमें बस 30 सेकंड्स लगे। देखिए, जापान में इसे फॉर्मली वन टच रूल नहीं कहा जाता, पर ये उनकी लाइफ का एक बहुत ही नेचुरल हिस्सा है। इसका सिंपल सा मीनिंग है, किसी भी चीज को बार बार हैंडल मत कीजिए, यूज कीजिए, वापस रखिए और फिनिश। यूज, रिटर्न, फिनिश। अब जरा अपने खुद के घर का सीन इमेजिन कीजिए। आप ऑफिस से घर आए, बैग सीधा सोफा पर, कीज डाइनिंग टेबल पर छोड़ दी, वाटर बॉटल बेडरूम में और शूज एंट्रेंस के बीच में। और हम क्या सोचते हैं, यार बाद में रख देंगे, अभी तो थके हुए हैं ना। प्रॉब्लम दरअसल यहीं से शुरू होती है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्लटर कभी एक दिन में नहीं बनता, वो हजारों बाद में करूंगा से बनता है। हर बार जब हम किसी चीज को उसकी सही जगह रखने की बजाय किसी टेम्पररी जगह पर रखते हैं, तो हम एक्चुअली अपने फ्यूचर वाले वर्जन के लिए एक छोटा सा पेंडिंग टास्क छोड़ देते हैं। और धीरे धीरे ये छोटे छोटे पेंडिंग टास्क एक बहुत बड़े स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में बदल जाते हैं। पता है, साइकोलॉजिस्ट इसे डिसीजन फटीग से भी जोड़ते हैं। हर बार जब आप किसी रैंडम जगह पड़ी हुई चीज देखते हैं ना, आपका ब्रेन एक छोटा सा डिसीजन प्रोसेस करता है, क्यों ना ऐसे उठा लूं, नहीं बाद में देखते हैं, अभी नहीं। चाहे आप इस बात को कॉन्शियसली नोटिस करें या ना करें, ये विजुअल रिमाइंडर्स लगातार आपकी मेंटल एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं। जापानीज होम्स इस प्रॉब्लम को बिल्कुल अलग तरीके से सॉल्व करते हैं। उनके लिए हर ऑब्जेक्ट का सफर बहुत सिंपल होता है, यूज, रिटर्न, फिनिश, बस। इसीलिए उन्हें बाद में बैठकर डीक्लटर करने की जरूरत ही कम पड़ती है, क्योंकि क्लटर करनी जमा ही नहीं होता। अगर आप आज से सिर्फ एक हैबिट अडॉप्ट करना चाहते हैं तो मेरी मानिए, ये वाली कीजिए। आज घर जाकर डिसाइड कीजिए कि कीज हमेशा एक ही बोल में जाएंगी, शूज हमेशा एक ही जगह और कॉफी मग कभी भी टेबल पर ओवरनाइट नहीं रहेगा। हाँ, शायद शुरू के कुछ दिन थोड़ा अजीब लगे, लेकिन कुछ हफ्तों बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि घर साफ होने से पहले ना आपका दिमाग हल्का लगने लगा है। लेकिन जापानीज होम्स का सीक्रेट सिर्फ चीजों को तुरंत रख देना नहीं है। उन्होंने एक और ऐसी छोटी सी हैबिट डेवलप की है जो घर के बाहर की गंदगी को घर के अंदर आने ही नहीं देती। हैबिट नंबर 2, द गेनकैन माइंडसेट। अगर आप कभी जापान गए हो या फिर किसी ट्रेडिशनल जापानीज होम की फोटोज ही देखी हो, तो शायद आपने उनके एंट्रेंस पर एक छोटा सा स्टेप जरूर नोटिस किया होगा।
इस जगह को कहते हैं डेनकान। पहली नजर में देखें तो ये बस शूज रखने की जगह लगती है, लेकिन जापानीज कल्चर में ये घर के सबसे मीनिंगफुल स्पेसेस में से एक माना जाता है। इमेजिन कीजिए, एक सैलरी मैन पूरा दिन ऑफिस में काम करके घर लौट रहा है। ट्रेन की भीड़, ट्रैफिक, एंडलेस मीटिंग्स, डेडलाइंस, लगातार बजते फोन नोटिफिकेशंस, सब कुछ उसके साथ साथ चल रहा है। फिर वो घर के दरवाजे तक पहुंचता है और सबसे पहला काम क्या करता है? अपनी शूज उतारता है। अब बहुत लोग सोचते हैं कि ये तो सिर्फ क्लीनलीनेस के लिए है, और हाँ, उसका एक रीजन ये भी है, बाहर की धूल, मिट्टी, बैक्टीरिया सब कुछ एंट्रेंस पर ही रुक जाते हैं, इसलिए जापानीज होम्स के फ्लोर्स इतने नेचुरली साफ रहते हैं। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है। गेनकान एक्चुअली एक साइकोलॉजिकल ट्रांजिशन भी है। ये जैसे खुद से कहना हो, अब बाहर की दुनिया वहीं रह गई, अब मैं घर में हूँ। यानी सिर्फ शूज ही नहीं उतारते, दिन भर का जो स्ट्रेस है ना, वो भी धीरे धीरे बाहर ही छूटने लगता है। शायद इसीलिए जापानीज होम्स में एंटर करते ही एक अलग ही शांति महसूस होती है। अब जरा वापस अपने घर का सीन इमेजिन कीजिए। हम अक्सर शूज पहने पहने पूरे घर में घूम लेते हैं, है ना? कभी कुरियर रिसीव किया और फिर सीधा किचन में चले गए, कभी बैल्कनी गए और फिर सीधा बेडरूम, और उसके साथ ही बाहर की धूल भी अंदर आ गई। लेकिन यहाँ सिर्फ धूल ही अंदर नहीं आती, कई बार बाहर का स्ट्रेस भी आ जाता है। ऑफिस की टेंशन, ट्रैफिक का फ्रस्ट्रेशन, ये किसी से हुई कोई बहस, ये सब कुछ हम इजीली अपने घर के अंदर ले आते हैं। देखिए, अगर आपके घर में ट्रेडिशनल गेनकान नहीं है तो भी आप उसकी फीलिंग जरूर क्रिएट कर सकते हैं। एंट्रेंस के पास एक छोटी सी शू रैक रखिए, एक क्लीन मैट बिछाइए, कुछ इंडोर स्लीपर्स रखिए और बस एक सिंपल रूल बनाइए, शूज यहीं रुकेंगे। ये छोटी सी हैबिट आपके क्लीनिंग का टाइम तो कम करेगी ही, पर साथ ही हर रोज घर आते वक्त आपको एक बहुत ही माइंडफुल पॉज भी देगी। 1 मिनट का वो छोटा सा पॉज कभी कभी आपके पूरे दिन का मूड बदल देता है। और यही तो जापानीज फिलॉसफी की खूबसूरती है। वो सफाई को कोई अलग बोझ वाला काम नहीं मानते, उसको अपनी डेली लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा बना देते हैं। लेकिन एक बात और है, जापानीज लोग सिर्फ घर को साफ ही नहीं रखते, वो इस बात का भी पूरा ध्यान रखते हैं कि घर में सिर्फ वही चीजें आएं जिनकी वाकई जरूरत हो। और इसी प्यारी सी सोच को जापान में एक बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है, मोत्तानाई। हैबिट नंबर 3, मोत्तेनाई, रिस्पेक्ट व्हाट यू ओन। अब मुझे सच सच बताइए, आपके घर में कितने ऐसे पुराने चार्जर्स पड़े हैं जो अब किसी भी फोन में फिट ही नहीं होते? कितने प्लास्टिक कंटेनर्स हैं जिनके लिड्स कब के खो चुके हैं? कितने कॉफी मग्स हैं जो कभी यूज ही नहीं होते? पुराने गिफ्ट बॉक्सेस, रैंडम वायर्स, पुरानी डायरीज, ढेर सारे शॉपिंग बैग्स और वो एक ड्रॉर जिसे खोलते ही ऐसा लगता है जैसे किसी ने एक छोटा सा म्यूजियम बना रखा हो। और पता है सबसे कॉमन लाइन क्या होती है? रहने दो, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएगा। पता है ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता, हर कल्चर में लोग इसी तरह चीजें जमा करते हैं। लेकिन जापान ने इस प्रॉब्लम को देखने का एक बिल्कुल अलग ही नजरिया डेवलप किया है। उसका नाम है मोताई नाई। वैसे इस वर्ड का एग्जैक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझें तो इसका मतलब है किसी भी चीज की ट्रू वैल्यू को कभी वेस्ट मत होने दो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप हर पुरानी चीज को जिंदगी भर संभाल कर रखिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट ने अपना पर्पस पूरा कर दिया है तो उसे ग्रैटिट्यूड के साथ, यानी एक थैंक यू के साथ विदा करना भी उसकी रिस्पेक्ट करना ही है। और इसीलिए जापानीज होम्स में हर एक ऑब्जेक्ट से एक बहुत ही गहरा सवाल पूछा जाता है, क्या तुम मेरी आज की लाइफ का हिस्सा हो? अगर इसका जवाब हाँ है तो उस चीज की बहुत अच्छे से केयर की जाती है, और अगर जवाब नहीं है तो उसे किसी और जरूरतमंद तक पहुंचाया जाता है, रिसाइकल किया जाता है या फिर रिस्पेक्टफुली छोड़ दिया जाता है। और आप जानते हैं, इसी वजह से जापानीज मिनिमलिज्म कभी भी ठंडा या बोरिंग नहीं लगता। उसमें एक वार्मथ होती है, एक इंटेंशनैलिटी होती है। अब जरा अपने घर को देखिए, कभी कभी हम चीजों को इसलिए नहीं रखते क्योंकि उनकी जरूरत है, हम उन्हें बस इसलिए रख लेते हैं क्योंकि डिसीजन लेना मुश्किल लगता है। और हर एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट सिर्फ आपकी शेल्फ ही नहीं घेरता, वो आपकी अटेंशन भी लेता है। उसे साफ करना पड़ता है, उसके लिए जगह चाहिए होती है और वक्त आने पर उसको ढूंढना पड़ता है। जापानीज फिलॉसफी हमें याद दिलाती है कि कम चीजें रखना हमारा गोल नहीं है, सही चीजें रखना गोल है। आज एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कीजिए, अपने घर का सिर्फ एक ड्रॉ खोलिए और उसमें रखे हर ऑब्जेक्ट से एक सवाल पूछिए, क्या तुम मेरी आज की लाइफ का हिस्सा हो सकता है उस एक ड्रॉ को साफ करने के साथ ही आपका दिमाग भी थोड़ा हल्का हो जाए। देखिए, हम इंडियंस का दिल ना बहुत बड़ा होता है। हम चीज़ें इसलिए भी संभाल कर रखते हैं क्योंकि उनसे हमारी बहुत सी प्यारी यादें जुड़ी होती हैं, और ऑनेस्टली ये बहुत ही खूबसूरत बात है। लेकिन यहाँ जापानीज फिलॉसफी एक और गहरा सवाल पूछती है। वो पूछती है कि क्या यादें सिर्फ ऑब्जेक्ट्स में रहती हैं
या हमारे दिल में भी रहती हैं। सोचने वाली बात है ना। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जापानीज लोग ना सिर्फ अननेसेसरी चीजें कम करते हैं, बल्कि वो सफाई को भी कभी एक बड़ा प्रोजेक्ट बनने ही नहीं देते। और शायद यही उनका सबसे प्रैक्टिकल और सबसे ब्रिलियंट सीक्रेट है। हैबिट नंबर 4, डेली माइक्रो क्लीनिंग। आपने नोटिस किया होगा, हम में से बहुत लोग सफाई को पूरा एक इवेंट बना देते हैं। जैसे ही संडे आया, पूरा घर उलट दो, झाड़ू पोछा, बाथरूम, किचन, वार्डरोब, सब कुछ साफ करना है। और फिर शाम तक इतनी ज्यादा थकान हो जाती है कि अगले हफ्ते सफाई का नाम सुनते ही बस मन ही नहीं करता। लेकिन जापान में अप्रोच बिल्कुल अलग है। वहाँ लोग सफाई को कोई इवेंट नहीं बल्कि एक नेचुरल रिदम मानते हैं। इमेजिन कीजिए, ब्रेकफास्ट खत्म हुआ, टेबल को सिर्फ 20 सेकंड्स में वाइप कर दिया, कॉफी बनी, कप तुरंत रिंस कर दिया, बाथरूम यूज किया, एक छोटा सा वाइपर चला दिया, किचन काउंटर पर थोड़ा पानी गिरा, कपड़े से तुरंत साफ कर दिया। हर एक टास्क में सिर्फ 20 या 30 सेकंड्स लगते हैं। इन्हें अगर अलग अलग देखो ना तो लगता है जैसे कुछ किया ही नहीं, लेकिन अगर इन सबको पूरे दिन के हिसाब से जोड़ो तो पता चलता है कि घर कभी गंदा होता ही नहीं। ये बिल्कुल उस कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह काम करता है। रोज के ये छोटे छोटे एफर्ट्स उन बड़े और एग्जॉस्टिंग क्लीनिंग सेशंस की जरूरत को ही खत्म कर देते हैं। और सबसे अच्छी बात बताऊं, ये हैबिट आपकी विल पावर पर डिपेंड ही नहीं करती, ये आपके रोजमर्रा की रूटीन का एक हिस्सा बन जाती है। जापानीज लोग इसीलिए अक्सर एक बात कहते हैं, क्लीनिंग इज नॉट समथिंग यू डू, इट इज समथिंग यू लिव। यानी सफाई कोई काम नहीं, जीने का एक तरीका है। और शायद यही वजह है कि उनके घरों में क्लीनलीनेस कभी फोर्स्ड या आर्टिफिशियल नहीं लगती, वो बिल्कुल नेचुरल लगती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल बचता है, अगर हमने हर चीज को तुरंत रख दिया और रोज थोड़ा थोड़ा साफ भी कर लिया तो फिर भी कई घर मेसी क्यों लगते हैं? वेल, उसका जवाब छुपा है एक बहुत ही सिंपल से प्रिंसिपल में, कि हर चीज का अपना एक घर होना चाहिए। और बस वही है हमारी अगली जापानीज हैबिट। हैबिट नंबर 5, एवरी आइटम नीड्स अ होम। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आज सुबह ही आपने अपना कितना कीमती वक्त सिर्फ चीजें ढूंढने में लगाया, तो हो सकता है इसका जवाब आपको खुद हैरान कर दे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको जल्दी निकलना हो, कार की कीज चाहिए थी और पूरा घर अचानक से एक सर्च ऑपरेशन बन गया? पता है, प्रॉब्लम कीज का खोना था ही नहीं, प्रॉब्लम ये थी कि उन कीज का कोई परमानेंट घर ही नहीं था। जापान में एक बहुत ही सिंपल सा प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है, अगर किसी चीज का अपना घर नहीं है ना, तो वो पूरे घर को ही अपना घर बना लेगी। क्योटो के एक छोटे से अपार्टमेंट को ही ले लीजिए, स्टोरेज वहाँ बहुत लिमिटेड होती है, उसके बावजूद हर एक स्पून, हर एक बैग का अपना एक फिक्स्ड एड्रेस होता है। इसलिए उन्हें रोज बैठकर ये डिसाइड नहीं करना पड़ता कि क्या कहाँ रखना है। एक टीवी का रिमोट जो कभी सोफा पर मिलता है और कभी बेड पर। ये प्रॉब्लम स्पेस की या जगह की नहीं है, ये एक्चुअली सिस्टम की प्रॉब्लम है। उनके हिसाब से स्टोरेज का मतलब घर में ज्यादा कबर्ड्स लगवाना नहीं है, बल्कि हर चीज की परमानेंट आइडेंटिटी तय करना है। तो क्यों ना आज ही आप अपने घर की एक कैटेगरी चुनिए और उन चीजों का एक परमानेंट घर बना दीजिए। हैबिट नंबर 6, थिंक वर्टिकल नॉट हॉरिजॉन्टल। छोटे से छोटे स्पेस को भी बड़ा और खुला कैसे दिखाया जाए, इसका सीक्रेट जमीन पर नहीं बल्कि दीवारों पर छुपा होता है। देखिए, जापान में लोग अपने फ्लोर्स को सामान से भरने की जगह अपनी दीवारों का यूज करते हैं। किचन में दीवार पर हुक्स मिलेंगे, वार्डरोब्स में हैंगिंग ऑर्गेनाइजर्स, और इसका रिजल्ट क्या होता है? उनका फ्लोर ऑलमोस्ट खाली रहता है। और जैसे ही फ्लोर खाली होता है ना, एक छोटा सा रूम भी अचानक बहुत बड़ा फील होने लगता है। उनके लिए एक अच्छा स्पेस सिर्फ महंगे फर्नीचर से नहीं बनता, बल्कि उस खाली जगह से भी बनता है जो आप छोड़ देते हैं। वैसे हम इंडियंस की आदत क्या होती है, जैसे ही कोई एम्प्टी वॉल देखी तुरंत वहां एक प्लांट रख दो, कोई शेल्फ खाली दिख गई वहां जल्दी से कुछ डेकोरेटिव आइटम सजा दो। हमें अक्सर लगता है कि हर खाली जगह को भरना बहुत जरूरी है, वरना घर अधूरा लगेगा। लेकिन जापानीज डिजाइन फिलॉसफी ये कहती है कि हर जगह को भरना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। कभी कभी वो खाली जगह ही होती है जो घर को सांस लेने देती है। और इसी डीप फिलॉसफी को जापान में माँ कहते हैं। माँ का खूबसूरत सा मतलब है द ब्यूटी ऑफ एम्प्टी स्पेस। बिल्कुल वैसे ही जैसे दो नोट्स के बीच का साइलेंस म्यूजिक को और भी ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है। और मुझे लगता है ये बात सिर्फ हमारे घर पर ही अप्लाई नहीं होती। हम ना अपना पूरा कैलेंडर भी मीटिंग्स और कामों से भर देते हैं, अपनी फोन की गैलरी ढेर सारी फोटोज से और अपना माइंड ओवरथिंकिंग से भर लेते हैं। और फिर थक कर कहते हैं कि यार लाइफ में स्ट्रेस बहुत है। सच बताऊं,
जब लोग जापानीज मिनिमलिज्म के बारे में सुनते हैं ना, तो उन्हें लगता है ये बस अपनी चीजें फेंकने के बारे में है, पर असल में ये फिलॉसफी उन चीजों के लिए जगह बनाने के बारे में है जो आपकी लाइफ में वाकई मायने रखती हैं। तो आज खुद से एक बार जरूर पूछिए, क्या हमें सिर्फ अपने घर में ही नहीं बल्कि अपने माइंड और अपनी पूरी लाइफ में भी थोड़ी सी खाली जगह नहीं छोड़नी चाहिए? क्योंकि आखिर में सोचें तो एक साफ और सुलझे हुए घर का मतलब कभी भी किसी मेहमान को या बाहर वालों को इम्प्रेस करना नहीं होता। एक क्लीन होम का असली मतलब तो ऐसी जगह बनाना है जहां थक हार कर आने के बाद जैसे ही दरवाजा खुले वैसे ही कंधों पर रखा दिन भर का सारा बोझ बिल्कुल हल्का महसूस हो जाए, एकदम गायब हो जाए। एक ऐसी जगह जहां लौटकर मन बिल्कुल शांत हो जाए। और अगर गौर किया जाए तो शायद यही वो सबसे खूबसूरत फीलिंग है जो कोई भी घर हम इंसानों को दे सकता है। तो इतनी सारी बातों के बाद सोचिए कि इन 6 जापानीज हैबिट्स में से सबसे पहले ऐसी कौन सी हैबिट है जो आज से शुरू की जा सकती है? वैसे अगर जापान की ऐसी ही बिल्कुल सिंपल, थॉटफुल और लाइफ को थोड़ा सा बेहतर बनाने वाली फिलॉसफीज अच्छी लगती है ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बना जा सकता है। हम ऐसी ही एक और कड़ी में फिर से मिलेंगे।